नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको आज बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज इंडिया थिंग्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है कि 12 मार्च को हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के बारे में आपने सुना, खबर देखा कल, और हैरान हो गए होंगे कि चुनाव से ठीक पहले ऐसे कार्रवाई की क्या जरूरत पड़ी थी। खैर, मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा पीएम मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हरियाणा की राजनीति में भूचाल जैसे ला दिया। जाहिर तौर पर विपक्षी दलों के लिए जो पूरी तरह से अनभिज्ञ थे और अभी है, लेकिन यही मोदी और शाह की राजनीतिक रणनीतियों की यूएसपी कहा जाता है। मोदी शाह ने अचानक जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला क्यों ले लिया, जिससे कल हरियाणा की राजनीति में अचानक तूफान आ गया। तो पहले हम आपको बता दें कि यह अचानक नहीं था। यह कदम की योजना पिछले साल की जून के महीना से ही बनाई जा रही थी। दोनों बस सही समय का इंतजार कर रहे थे और समय 12 मार्च से अधिक सही नहीं था। लोकसभा चुनाव 2024 सिर्फ एक महीने दूर है और हरियाणा विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद। आज की अचानक हुए घटनाक्रम ने वस्तुतः कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी और आप जैसे विपक्षी हाथ से समय छीन लिया है। तो आइए आज सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने जेजेपी से रिश्ता क्यों तोड़ा। जेजेपी को मात देने के लिए बीजेपी का मुख्य गेम प्लान जाट वोट को विभाजित करना है। हरियाणा में जाटों की आबादी 27% है और वो सबसे अधिक संख्या में वोटिंग ब्लॉक है। उनका पारंपरिक रूप से राज्य में अधिकतम राजनीतिक प्रभाव भी रहा है। जाट कांग्रेस और आईएनएलडी के पारंपरिक वोटर रहे हैं और बीजेपी के लिए इस वोट बैंक की बड़ी स्ट्रेंथ लगाना लगभग नामुमकिन था और होगा। इसीलिए 2024 के विधानसभा चुनाव से ही बीजेपी ने रिवर्स पोलराइजेशन स्ट्रैटेजी अपनाई। 2014 से पहले हरियाणा के ज्यादातर सीएम जाट थे, इसलिए 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी गैर जाट मतदाताओं को, विशेष रूप से उच्च जातियों और ओबीसी को कवर करते हुए एक ठोस छतरी बनाई, जिसका भाजपा को भरपूर लाभ मिला। यही वजह थी कि बीजेपी हरियाणा में मनोहर खट्टर के रूप में गैर जाट सीएम दे पाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी यही रणनीति लागू करने की गई और बीजेपी 41 विधायकों के साथ फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन गई और जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन और संगठित किसान विरोध एक के दौरान हिंसा ने भाजपा को गैर जाट मतदाताओं को आधार को मजबूत करने में और मदद की है। अब मान लेते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में एक भी जाट वोट जो है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा। इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 73% गैर जाट वोट 27% जो जाट वोट से ज़्यादा है। और इसके भी अलावा यह 27% कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के बीच बांटा जाएगा वोट। इसीलिए बीजेपी को बस इतना करना है कि गैर जाट वोटों को बरकरार रखा जाए। इसके लिए उसे वोट कट्टर घुंघरू गुसेट यानी जो केजरीवाल है उसकी आम आदमी पार्टी को दूर रखना होगा। लेकिन किसान विरोध
प्रदर्शन 2024 के बाद ये बहुत आसान है। जहां आपके खालिस्तान के साथ संबंध उजागर हो गए हैं, साथ ही ये घुंघरू सेठ की जिस तरह से तिहाड़ जाने की संभावना बन रही है और वो आखिरकार आपकी राज्य इकाई को खत्म कर देगा, जिसका अब ज्यादा अस्तित्व भी नहीं दिखाई दे रहा है। और मित्रों, जेजेपी को दूर धकेलने का यही मुख्य कारण है। दुष्यंत चौटाला की 2 लोकसभा सीटों की मांग सिर्फ एक बहाना था। 2023 का जून में ही योजना तैयार हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्यों बदल गए सीएम खट्टर। सबसे पहले मैं 9.5 साल पहले किए गए शानदार काम के लिए खट्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं। एक गैर जाट सीएम के लिए 9.9 साल मान लो, 9.5 साल तक पद संभालना ये कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने कितने सारे चुनौती को सामना किया खट्टर साहब ने। जाट आरक्षण आंदोलन से लेकर नू हिंसा तक, किसान विरोध 1 और 2 तक। लेकिन कहना होगा कि उन्होंने हर स्थिति को जबरदस्त धैर्य के साथ संभाला। लोगों ने सोचा कि वो एक कमजोर मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने नू हिंसा के बाद और किसान विरोध 2024 के दौरान साबित कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान सामाजिक सुधार, बुनियादी ढांचा की विकास अभूतपूर्व था, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी, कमजोर जनसंपर्क। वो हमेशा एक साइलेंट परफॉर्मर थे जो उनके खिलाफ जाता था। यह दुखद है, लेकिन ये सत्य है। साथ ही बीजेपी को सीएम खट्टर के खिलाफ कुछ सत्ता विरोधी लहर की प्रतिक्रिया भी मिल रही थी कहीं ना कहीं, और इसीलिए नेतृत्व ने राज्य चुनाव से काफी पहले ही मुख्यमंत्री बदलने का ये इतनी बड़ी फैसला लिया। यही एकमात्र कारण था। अब खट्टर को आगामी लोकसभा चुनाव में करनाल से भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके बाद उन्हें हो सकता है केंद्र में पदोन्नति किया जाएगा। यह भी सवाल उठता है कि आखिर नायब सैनी को ही सीएम क्यों बना गया। इसकी वजह है कि यह निर्णय 2024 राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर प्लान है। क्योंकि मित्रों, सीएम नायब सैनी ओबीसी सैनी यानी माली जाति से हैं, जो 8% वोटर है। हरियाणा में ओबीसी के सबसे मजबूत ब्लॉकों की से एक कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला, हिसार और रेवाड़ी जैसे में प्रभावशाली है। उसके अलावा हरियाणा की सीमा से लगे यूपी की जिलों जैसे कि सहारनपुर जैसे इलाकों में भी ठीक ठाक इनका चलता है। साथ ही सीएम नायब सैनी निवर्तमान सीएम मनोहर खट्टर के करीब भी माना जाता है। दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं और दोनों का ग्रेटेक रोड वर्ल्ड में राजनीतिक आधार है, जहां भाजपा सबसे मजबूत है। नायब सैनी मेहनती है, गैर विवादास्पद और उत्कृष्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी है। विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल सही चेहरा है। तो यही है, बीजेपी ने इस एक कदम से 9.5 साल की सत्ता विरोधी लहर को खत्म कर दिया है और 2024 की विधानसभा चुनाव पर सचमुच जीत की मोहर लगा दी है, ऐसे राजनीतिक विश्लेषण की मानना है। यह वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री को बदलकर पुष्कर सिंह धामी जी को कर दिया गया था। हरियाणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है, जिसे भाजपा खोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खासकर जब आप जैसे खतरनाक पार्टी पंजाब में है। और इसी परिवर्तन के साथ भाजपा ने केवल अपने लिए नहीं बल्कि राज्य के निवासियों के लिए भी राज्य को सुरक्षित कर लिया है, और यही इसका विश्लेषण है। मित्रों, हमने आज आपको खुल के बताया कि
खट्टर साहब को क्यों निकाला गया है और आगे आने वाला दिन में भाजपा अपना रणनीति कैसे बनाया है, खास करके राष्ट्रीय राजधानी का नज़दीक राज्य है हरियाणा में है। तो चुनाव जैसे जैसे धीरे धीरे आएगा, हम इस तरह से अलग अलग राज्यों के बारे में इलेक्शन एनालिसिस आपके सामने रूबरू रखेंगे और इस तरह से चुनावी खबर और सही अंदाजा एनालिसिस का जानने के लिए आप लोग उदय इंडिया से जुड़े रहिए। भारत माता की जय।